हेलो बच्चों, अगले 30 मिनटों के अंदर हम लोग रोटेशनल मोशन को पूरा बढ़िया तरीके से कर लेंगे। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कोई भी टॉपिक स्किप ना हो, क्योंकि एग्जाम में अगर आ गया आपको बिल्कुल हवा नहीं रही तो छोड़ना पड़ जाएगा। तो फुल वीडियो देखिए शुरू से अंत तक। वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। और सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं। ये रहा रोटेशनल मोशन इन 30 मिनट्स। कई बच्चों को रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ मिल जाए पढ़ने के लिए तो बेहतर रहेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप को बेटा। और यहां पर आपको स्टोर सेक्शन में चीजें मिल जाएंगी। ये क्लास 11 फ्री पीडीएफ नोट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, स्टोर सेक्शन में जाइए। इस कोर्स में जो पीडीएफ है वो अनलॉक है, यानी क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी बना दिया। यहाँ पर मैं अपडेट्स और गाइडेंस आपको देता हूं, जिससे आप जो मेहनत करें उसका 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट आपका आ सके बेटा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक और बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास 11 फिजिक्स के लिए मैंने श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं बेटा। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे। तो ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस और मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस पर ये बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो मैंने चूज किए हैं। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है जो आप आसानी से लगा सकते हैं बेटा। फुली सॉल्व है, सॉल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, यानी 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। यही नहीं बेटा, इसके अंदर मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस, पूरी एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स रिकॉर्ड करके आपको दे दिया है, जो सुपर इजी लैंग्वेज में है। तो आप अगर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद मेहनत करने की क्षमता बढ़ाकर अगर एनसीईआरटी बुक के भी सवाल लगाते हैं, तो रिजल्ट आपका शानदार आने वाला है, श्योर शॉर्ट रिजल्ट आएगा। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और वहां पर आपको आप श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ले सकते हैं बेटा। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं जिस वजह से पढ़ाई का वीडियो बन रहा है। सबसे पहली बात आती है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होती है, वो एक ऐसी बॉडी होती है इसका परफेक्टली डेफिनेट शेप होता है और जो अनचेंजिंग शेप होगा। यानी कोई बॉडी अगर होगी तो जो ये पार्टिकल उसके हैं उसके बीच का जो सेपरेशन है, रिलेटिव सेपरेशन एंड पोजीशन, ये नहीं बदलती चाहे कितना भी फोर्स लगा दीजिए आप। डेफिनेट शेप एंड अनचेंजिंग शेप आपको मिलता है, ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। थ्योरेटिकली ये होती है, प्रैक्टिकली कोई भी रिजिड बॉडी नहीं होती है। अच्छा, ये मोशन रिजिड बॉडी के कैसे कैसे हो सकते हैं। एक तो होता है प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, जैसे आपने एक बंदूक से गोली दागी तो प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। प्योरली रोटेशनल मोशन, जैसे सीलिंग फैन, आपके छत का पंखा जो घूमता है वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करता है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है। फिर होता है ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन, जिसे आप रोलिंग मोशन कहते हैं। जैसे कि पहिया, साइकिल का पहिया आपका जब आगे चलता है तो रोटेट भी करता है और ट्रांसलेशनल मोशन भी करता है, तो उसे बोलते हैं रोलिंग मोशन। फिर एक मोशन और होता है, उसको बोलते हैं प्रिसीजन। ये जैसे कि टेबल फैन होता है और टेबल फैन का पंखा घूमता भी और ऐसे ऐसे भी घूमता है वो, तो ऐसे मोशन को आप कह देते हैं प्रिसीजन मोशन। और लट्टू, जैसे आप टॉप होता है उसको भी घुमाए तो वो एक ही पॉइंट पर अगर है तो ऐसे ऐसे भी घूमेगा और अपनी जगह तो घूम ही रहा है। तो ये 4 तरह के मोशन मैंने आपको बता दिए हैं। अब आता है अगला टॉपिक, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास को आप ये समझ सकते हैं कि जहां पर पूरी बॉडी का मास हम सेंट्रलाइज्ड मान सकते हैं फॉर डिस्क्राइबिंग ट्रांसलेटरी मोशन, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, बॉडी का वेट, जहां पर जिस पॉइंट पर पूरा वेट एक्ट कर रहा हो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लगाती है ग्रेविटी अर्थ, तो उसका जो नेट, जो वो पॉइंट है कि नेट वो पॉइंट जहां पर सारा फोर्स केंद्रित है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहां पर जी यूनिफॉर्म होता है वहां पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे फॉल करते हैं। लेकिन माउंट एवरेस्ट के केस में या एवरेस्ट के केस में कह लीजिए, जो काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी नीचे फॉल करती है और सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर रहता है। हमेशा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पे फॉल नहीं करेंगे, वो तभी फॉल करेंगे जहां पर जी सेम मिलेगा, यूनिफॉर्म होगा। उम्मीद है ये बात पकड़ पाए होंगे। अब सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं टू पार्टिकल सिस्टम की। तो अगर एक पार्टिकल P1 पे है जिसका मास m1 है पार्टिकल का, उसका पोजीशन वेक्टर r1 है, दूसरा m2 है जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसको हम RCM मान लेते हैं। इस फॉर्मूले से RCM इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, इससे आप RCM यानी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास कहां है ये आपको पता चल जाने वाला है इस
सिस्टम से। दूसरी बात लेके चलते हैं हम लोग आगे। तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सेंटर ऑफ मास के लिए, कि अगर 2 पॉइंट सिस्टम में जो मासेस है वो अगर इक्वल है तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इनके मिड पॉइंट पे आ जाता है। अगर ये m1 m2 बराबर है तो इसके मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा, क्योंकि RCM की वैल्यू R1 प्लस R2/2 आपको दिखाई पड़ रही है। अच्छा, अगर इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करने से, मान लीजिए P1 के कोऑर्डिनेट है, ये पोजीशन वेक्टर था वेक्टर फॉर्म में, x1 y1 कोऑर्डिनेट है, इसके x2 y2 कोऑर्डिनेट्स है, और सेंटर ऑफ मास के xcm ycm कोऑर्डिनेट्स अगर आप ले लो, तो ये स्केलर इक्वेशन इस तरह लगा सकते हो कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और ycm निकालना है तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास 2 पार्टिकल सिस्टम का निकाल सकते हैं। अब यहीं पे मान लीजिए n पार्टिकल सिस्टम है, भाई ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा 2 पार्टिकल सिस्टम हो। n पार्टिकल सिस्टम के लिए वैसे ही फॉर्मूले को एक्सपैंड कर देना है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि m1 r1 प्लस m2 r2 ऐसे करके m1 r1 तक ले जाइए, तो ये क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। और ये देखिए समेशन, ये सिग्मा का साइन होता है, m1 r1 के ऊपर वेक्टर लगा, इसका मतलब देखिए ये होता है कि यहां पर m1 r1 m2 r2 इस तरीके से लिखा हो, तो ये इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इसलिए सिग्मा का यूज करते हैं। सिग्मा है या इसको समेशन बोलते हैं, m1 r1, ये कहानी इस तरह से लिखी जाती है। अब अगली बात देखते हैं, जब मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस बॉडी हो, ये बॉडी है भाई, m1 r1 अलग अलग मासेस थे, ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, तो यहां पर अगर आप कोऑर्डिनेट निकालना चाहें सेंटर ऑफ मास के xcm, तो वैल्यू निकालेंगे 1/m टोटल मास ऑफ द बॉडी, इंटीग्रेट करेंगे xdm। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के लिए 1/m इंटीग्रेशन ydm और 1/m इंटीग्रेशन zdm। ये x y z आपका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे बेटा। और इसे स्केलर इक्वेशन बोलते हैं। इसको अगर एक ही इक्वेशन में हम बैठा दें तो वेक्टर फॉर्म में RCM इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन RDM लिख सकते हो। एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर हम जहां से R ले रहे हैं या जहां से हम ओरिजिन चूज कर रहे हैं, वो ओरिजिन हम सेंटर ऑफ मास पे ही ले लें। हम ध्यान रखिएगा, ओरिजिन कहां लिया है, सेंटर ऑफ मास पे, तो उस समय XDM या ydm इंटीग्रेशन या zdm इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लास्ट वाला दिख नहीं रहा है, ऐसे आप देख लीजिए, xdm की बात कर रहा हूं ये यहां पर, तो ये xdm ydm और zdm 0 हो जाएगा अगर हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन चूज कर लेते हैं तो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जगह जगह इस्तेमाल होगा, आप दिमाग में रखिएगा। अब ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होती है बड़ी फेमस है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो सारा फोर्स वहां लगा दें, तो उसका मोशन MACM हो जाएगा। M है टोटल मास ऑफ द बॉडी और ये एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। मतलब जो बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे, अगर सेंटर ऑफ मास यहां है, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स उतना ही लगा दें, तो ये सेंटर ऑफ मास जो है ये एक्सेलेरेशन से पूरे मास एक्सेलेरेशन से आगे चलेगा। F एक्सटर्नल मतलब टोटल एक्सटर्नल फोर्स, M है सारे पार्टिकल का सम। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है। अब ये मोमेंटम है, किसी बॉडी का मोमेंटम के लिए सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम को जोड़ दीजिए, अगर एक्सटर्नल फोर्स उस पर 0 है तो ये मोमेंटम जो होता है लीनियर मोमेंटम वो कंजर्व रहता है, यानी कांस्टेंट रहता, बदलता नहीं है। और सेंटर ऑफ मास के फॉर्म में अगर P इज इक्वल टू MVCM आप लिख सकते हैं, टोटल लीनियर मोमेंटम को ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उस समय VCM आपका कांस्टेंट हो जाएगा, अगर कोई भी एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स 0 होने की दशा में VCM यूनिफॉर्म मोशन करेगा, कह लीजिए कांस्टेंट बना रहेगा। अब सेंटर ऑफ मास रेगुलर बॉडीज, जो रेगुलर बॉडीज होती हैं, जैसे यहां बना रखा है थिन रॉड, रिंग, डिस्क, सिलेंडर, कोन, क्यूबिकल ब्लॉक वगैरह वगैरह, इनका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर्स पे पाया जाता है। जैसे थिन रॉड का मिड पॉइंट पर जो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की होनी चाहिए, रिंग का सेंटर पर, डिस्क का सेंटर पर, ये इसका क्यूबिकल ब्लॉक का इसकी जहां डायगोनल मीट करते हैं, इस तरीके से देख लीजिए। तो ये रेगुलर बॉडीज का ज्योमेट्रिकल जो सेंटर होता है वहीं पे सेंटर ऑफ मास मिलता है, सभी बॉडीज का नहीं। फिर आता है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है, ये एक ऐसा मोशन है जिसमें रिजिड बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं वो सब सर्कुलर मोशन करते हैं, और उन सब सर्कुलर मोशन का, ये मान लीजिए QPQ, ये सारे सर्कुलर मोशन पैरेलल प्लेन्स में होते हैं, ये पैरेलल प्लेन है, और उन सब के सेंटर को अगर हम मिला देंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल जाती है।
ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो प्लेन है सर्कुलर मोशन का पार्टिकल का, उससे 90 डिग्री पर होती है। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जो पार्टिकल्स हैं उस रिजिड बॉडी में, वो सबके सब सर्कुलर मोशन करेंगे। उन सबके सर्कुलर मोशन में सर्कुलर जो प्लेन बनेगा वो एक दूसरे से पैरेलल होता है। और इन सर्कल्स के सेंटर को अगर मिला दें तो एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है जो परपेंडिकुलर होती है सर्कुलर प्लेन के, और उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ध्यान रखिएगा, ये जो P और Q पॉइंट है बेटा, इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वही एंगुलर वेलोसिटी इस बॉडी की होती है। ये सिंपलेस्ट रोटेशनल मोशन है जो हमारे कोर्स में है। और भी तरह के होते हैं लेकिन हम यहां उसी की बात करेंगे जो कोर्स में है, आईटी जेई तक या नीट तक के या बोर्ड तक के। तो ये ओमेगा जो पार्टिकल का है वही बॉडी का होगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे, यहां मैंने लिख भी दिया है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ भी सकते हैं आप। और फिर आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसी टाइम इंटरवल में जो रेडियस वेक्टर है वो जितना एंगल स्वेप्ट कर जाता है उसे बोलते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू होती है डेल्टा एस अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। एसआई यूनिट रेडियन में होती है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि सेम चीज का ये रेशियो है बेटा। अगला आता है एंगुलर वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी होती थी उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी में क्या लिखते थे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो एक यूनिट टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया उसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट है, और इसका डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। अब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हो? देखिए, राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। मान लीजिए बॉडी ये घूम रही है, अगर आप ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, ये आंखें बना देते हैं, ऊपर से अगर आप देख रहे हैं तो उस समय ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने पंजे को लेंगे राइट हैंड को और जिस डायरेक्शन में मोशन है आप ऐसे घुमा देंगे, तो जिधर अंगूठा आएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो ये देखिए घुमाया और अंगूठे का डायरेक्शन आ गया ओमेगा की तरफ। इस तरह से आप पता कर लेते हैं कि ओमेगा का डायरेक्शन किधर है। अब ये अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन है तो ओमेगा ऊपर आ जाएगा, और ये क्लॉकवाइज है तो ओमेगा नीचे आ जाएगा। इस तरह से ओमेगा का डायरेक्शन निकाला जाता है। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वो होता है टाइम पीरियड, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हो। एक सेकंड में जितने रिवोल्यूशन या जितने चक्कर लगा लेता है पार्टिकल, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हो, जिसे न्यू से दिखाते हैं। अब एक कदम आगे, जो ओमेगा है, जो एंगुलर वेलोसिटी है, जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, 2 पाई न्यू के बराबर होता है। न्यू है फ्रीक्वेंसी, और न्यू की वैल्यू आप जानते हो 1 अपॉन टी के बराबर होता है, टाइम 1 अपॉन टी। तो न्यू की जगह 1 अपॉन टी रखोगे तो 2 पाई बाई टी आ जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2 या 2 पाई इंटू न्यू। अब रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड वाला रिलेशन अगर आप रखेंगे कायम तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर लिख सकते हो। वेक्टर क्वांटिटीज है क्योंकि ये, इसलिए वेक्टोरली अगर हम बात करें तो v वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये पूरा इक्वेशन बढ़िया है, इसको याद करना चाहिए। लीनियर वेलोसिटी v है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और r है रेडियस वेक्टर। इसको पकड़ के रखिएगा। उसके बाद आता है एंगुलर एक्सेलेरेशन बेटा। तो जिस तरह से एक्सेलेरेशन होता था आपको याद होगा, a इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा v अपॉन टी। ये आपने पढ़ा है लीनियर एक्सेलेरेशन। तो इसी को ये यहां पर देखिए वेलोसिटी थी तो ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अब इसका रिलेशन क्या होता है लीनियर एक्सेलेरेशन से? तो a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, ये मैग्नीट्यूड में हो गया। वेक्टर के फॉर्म में बात करोगे तो a इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। a है लीनियर एक्सेलेरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन। उम्मीद है ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अब इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, अगर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन है, अल्फा अगर कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशंस होती हैं। जैसे कि कांस्टेंट लीनियर एक्सेलेरेशन में v इक्वल टू यू प्लस एटी होती थी, तो v की जगह देखिए उसी के एनालॉगस v की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ गई। ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन और टाइम। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसी की तर्ज पर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट था देखिए। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसी तरह इक्वेशन आप लिख देंगे तीसरी वाली, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। अब बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क का फॉर्मूला याद रखिए। टॉर्क जैसे फोर्स का इंपॉर्टेंस है ट्रांसलेशनल मोशन में, फोर्स क्या करता है? किसी बॉडी को चला सकता है, रोक सकता है। वही टॉर्क काम कर सकता है रोटेशनल मोशन में, रोटेट करा सकता है बॉडी को। तो टॉर्क टाउ इज वेक्टर क्वांटिटी आर क्रॉस एफ।
जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे आप आर ले लीजिए, आर क्रॉस एफ कर देंगे तो आपको टॉर्क मिल जाएगा। और टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स भी इसको बोलते हैं। कन्वेंशन है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लेते हैं, ये कन्वेंशन है, लेकिन इस फॉर्मूले को याद करके रखा जाए। कपल क्या होता है? जब दो इक्वल फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट, ये देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स ये, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। ये लाइन ऑफ एक्शन अलग है, अगर ऐसे लग जाएगा तो हम बोलेंगे एक ही लाइन ऑफ एक्शन, इनके बीच में गैप होना चाहिए। तो ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन विल प्रोड्यूस कपल। और जब ये कपल बना देगा तो क्या होगा? इसका मोमेंट होगा, यानी एक टॉर्क भी डेवलप कर देगा। तो ये कपल बोलते हैं इसको। और इसका मोमेंट ऑफ टॉर्क कितना होता है? एक फोर्स ले लें और इसके दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी मल्टीप्लाई कर दे, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो ये मोमेंट ऑफ कपल हो गया, इसको भी पकड़ के रखें। वर्क डन बाय ए टॉर्क, जैसे फोर्स वर्क डन करता है वैसे ही रोटेशनल मोशन में टॉर्क भी वर्क डन करता है। अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो टाउ इंटू डेल्टा थीटा वर्क डन हो जाएगा। अगर टॉर्क वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करेंगे टाउ इंटू डी थीटा में, ये रोटेशनल वर्क डन आपका निकल आएगा। पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क कितना होता है? P इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा, दिस इज द पावर। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? L इज इक्वल टू आर क्रॉस P। अगर ये कोई लाइन ऑफ, ये लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन है, इसके रेफरेंस में आप बात कर रहे हो, तो आर क्रॉस P करोगे तो ये एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा अबाउट पॉइंट O। इस तरह से इसको निकाल सकते हो, उसको दिमाग में रखिएगा। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ये टॉर्क है, और डीएल अपॉन डी टी, जैसे कि फोर्स में आप पढ़ते थे ना, एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी टी। ये न्यूटन का सेकंड लॉ था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, उसी तर्ज पर या उसी के एनालॉगस ये है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है तो आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे लीनियर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता था, उसी तरीके से टॉर्क एक्सटर्नल जीरो होने पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। अब कंडीशनल फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम, कंप्लीट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में भी ना हो और घूम भी ना रही हो, चल भी नहीं रही हो, घूम भी नहीं रही हो। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के जितने टॉर्क लग रहे हैं वो भी जीरो होने चाहिए। अगर ये दोनों ही कंडीशन मीट आउट हो जाती हैं तो आप कहेंगे कंप्लीट इक्विलिब्रियम है, ना बॉडी चल रही है ना बॉडी घूम रही है। बहुत बढ़िया, आसान सी बात है। अब आते हैं स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये बड़ी कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं? जब हम किसी भी बॉडी को अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें और अपनी पोजीशन को वो पूरी तरह छोड़ दे, जैसे इसको हल्का सा ढमलिया देंगे, धक्का मार देंगे तो ये लुढ़क जाएगी, तो इस समय ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इसकी खास बात क्या होती है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जब आप थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करते हैं तो सेंटर ऑफ मास नीचे जाता है, ये अपनी जगह को छोड़ेगा ना तो नीचे आ जाएगा, ये अनस्टेबल है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर इसको आप थोड़ा सा धक्का मारें तो ये वापस अपनी पोजीशन में आना चाहती है, अगर इसको थोड़ा धक्का मारेंगे तो आगे जाके वापस आ जाएगी। इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस समय क्या होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और जब आप इसको धक्का मारते हैं तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर जाता है, ठीक। और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। इसमें क्या होगा कि अगर आप इसको धक्का मारेंगे तो ये ना अपनी जगह को छोड़ेगा ना वापस आएगा, जहां जहां आप धक्का मार के रोक देंगे वहीं रुक जाएगा, अपने आप भागेगा नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी इन बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम, और सेंटर ऑफ मास ना रेज होगा ना लोअर्ड होगा, जहां ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा ये बॉडी। ये अनस्टेबल, ये स्टेबल और ये न्यूट्रल, तीन तरह के इक्विलिब्रियम आपको पढ़ने रहते हैं, जो मैंने आपको जल्दी से रिवाइज मरवा दिया। अब ये एक चार्ट बहुत सुंदर था, एनसीईआरटी में है, ये लीनियर मोशन की कहानी है, और ये आप देखेंगे रोटेशनल मोशन की कहानी है। ये उसी के एनालॉगस है, मतलब उसी के अनुरूप है। जैसे डिस्प्लेसमेंट x होता है तो यहाँ थीटा हो गया, यहाँ वेलोसिटी v dx बाई dt होती है, ओमेगा हो गया d थीटा बाई dt। ये एक्सेलरेशन dv बाई dt है, एंगुलर एक्सेलरेशन d ओमेगा अपॉन dt है। मास m होता है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होता है। लीनियर में मास
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की तरह ट्रीट करो। फोर्स होता है बराबर ma, तो टॉर्क होता है आई अल्फा। dw/fds, तो w इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, यहाँ काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये पावर है एफ इंटू ई, तो पावर है टाउ इंटू ओमेगा। उसी के अनुरूप लीनियर मोमेंटम एम वी, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है और इससे बड़ी आसानी भी आपको होती है। चलिए आगे चलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो जब हम मासेस को जिस जिस एक्सेस के अबाउट बॉडी घूम रही है उसके हिसाब से मासेस को ये R1 R2 से के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी वही वैल्यू है जो मास की वैल्यू होती है ट्रांसलेशनल मोशन में। किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है तो जल्दी रोटेट नहीं कर पाओगे, और अगर वो रोटेट हो रही है तो जल्दी रुकेगी नहीं, क्योंकि वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी हैंडल कर लेती है। तो आई इज इक्वल टू समेशन mi R1 का स्क्वायर, मासेस को R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके जोड़ डालिए आप। अब अगला एक टर्म आता है रेडियस ऑफ जायरेशन। ये क्या चीज होती है भाई, किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है और इसका कुछ मान लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो अब हम क्या करते हैं, इस बॉडी में एक पॉइंट ऐसा खोजते हैं कि अगर हम ये मान लें कि इस पॉइंट पर सारा मास केंद्रित है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो के आती है डिस्टेंस के, इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। और एक शर्त होती है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकले वो इसी के बराबर हो। ये बातें यहां पे लिखी, थोड़ा टेढ़ा लगता है समझने में लेकिन है सिंपल सी बात। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक्सिस और रोटेशन पे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, बढ़िया। अब इसके अंदर एक पॉइंट हमने ऐसा खोजा कि जहां पर पूरी बॉडी का मास केंद्रित मान लिया, सेंट्रलाइज्ड। अब ये जो के होता है एक्सिस से जो उसका डिस्टेंस है के, ये मोमेंट ऑफ ये रेडियस ऑफ जायरेशन तब कहलाएगा जब के एम आर स्क्वायर की वैल्यू इस आई के बराबर हो जाए। बस इतनी सी बात है सॉरी। अब ये फॉर्मूला देख लेते हैं, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम हो गया, के है रेडियस ऑफ जायरेशन। आज दूसरी एक डेफिनेशन होती है जिसको पकड़े रहिएगा, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस को भी आप बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी ये R1 R2 एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेते हो आप, तो ये आ जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन यहां पर। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये एनसीईआरटी की फोटो लगी हुई है, इसी में से आता है। जैसे कि ये रिंग है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रही, तो एम आर स्क्वायर हो गया। अब यहां पर देखिए एक रिंग है जिसकी डायमीटर से पास हो रही है, ऐसे घूम रही है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। एक रॉड है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके मिड पॉइंट से जा रही है और इसके परपेंडिकुलर है, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 हो गया। एक डिस्क है, इसके सेंटर से आप देख रहे हैं जिस तरह फोटो बनी ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एम आर स्क्वायर बाई 2। ये डिस्क है, डायमीटर के अलॉन्ग घूम रही है, एम आर स्क्वायर बाई 4। ये देखिए हॉलो सिलेंडर है, इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन पे रोटेशन है, एम आर स्क्वायर। ये सॉलिड सिलेंडर एक्सेस ऑफ रोटेशन से हो रही है, एम आर स्क्वायर बाई 2। ये सॉलिड स्फीयर है, डायमीटर के अलॉन्ग घूम रही है, एम आर स्क्वायर बाई 5। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपके यहां पूछा जाता है। अब देखिए क्या रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क की वैल्यू होती है आई अल्फा के बराबर, जैसे एफ इक्वल टू एम ए होता था ना, जैसे मैंने आपको दिखाया है, एफ की जगह टॉर्क, एम की जगह आई, ए की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको पकड़ के रखिए आप। दूसरा, जैसे कि अब P इज इक्वल टू एम वी लिखा करते थे, तो आपने देखा P की जगह एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह आई आ गया और V की जगह एंगुलर स्पीड आ गई, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये काम खत्म हो जाता है यहां पर। अब यहां पे एग्जांपल्स आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, जीरो है, तो उस समय क्योंकि टॉर्क की वैल्यू डीएल बाई डी होती है, तो ये डीएल बाई डी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, किसी का भी डिफरेंशिएशन जीरो होने का मतलब एल कांस्टेंट है, यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा जब एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी। तो एल की वैल्यू हो जाएगी आई, एल क्या होता है आई ओमेगा, तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा 2 हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। अब ये जो बंदा है, लड़का है, ये हाथ में वेट लेके ऐसे घूम रहा है, जैसे फोटो बनी है, स्लो रोटेशन है समय। जैसे ही हाथ को सिकोड़ कर अपनी चेस्ट के पास ले आता है, यहाँ देखिए, तो ये क्या हुआ ना, इसने आर यहां से जहां से घूम रहा है, ये देखिए बनी है R1 थी, अब ये R2 छोटी हो चुकी है। तो आर घटाने से क्या होगा, मोमेंट, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, आर घटा तो आई घट गया। अब आई और ओमेगा का प्रोडक्ट एल सेम होना है, इसलिए ओमेगा बढ़ गया। ओमेगा बढ़ने का मतलब है इसका रोटेशन काफी फास्ट हो जाएगा। जैसे ही वो वेट को अपनी चेस्ट के पास ले आएगा, वैसे ही उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ये
आपने देखा होगा, या ये ध्यान रखिए कुछ बातें जैसे ओलंपिक वगैरह भी हुए थे, आपने देखा होगा कि एक बंदा जब स्प्रिंग बोर्ड से ये स्विमिंग में डाइव मारते हैं ना, स्विमिंग पूल में तो डाइव मारते हैं तो अपनी बॉडी को सिकोड़ लेते हैं। इसलिए सिकोड़ लेते हैं कि रोटेशन का जो आर है वो कम हो जाए। जैसे ही आई आप घटाओगे ओमेगा बढ़ जाएगा, तो ये कई चक्कर लगा पाएगा डुबकी मारने से पहले, और उसी के पॉइंट्स होते हैं। जो जितने चक्कर लगा ले छपाक करके ना घुसे उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और गोल्ड मेडल मिल जाता है। दूसरी आपने बैले डांसर देखी होगी, ये बैले डांसर ऐसे अगर चक्कर मार रही है तो स्पीड इसकी रोटेशन की कम रहती है। और अगर ये हाथों को अपने पास, ये देखिए किस तरह से ये हाथ अगर ऐसे ले आए, या कई लोग ऐसे फोल्ड कर लेते हैं हाथ, ऐसे ऐसे कर लीजिए, तो ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो आर घट जाएगा। अगेन आर घटेगा तो क्या हो जाएगा, आई कम, ओमेगा विल बी इंक्रीज्ड। तो ओमेगा बढ़ने का मतलब है काफी तेजी से बैलेट डांसर घूमने लगेगी। ये तो बेसिकली बैलेट डांसर नहीं, ये लग रहा है ये फोटो आइस स्केटर की है। तो आइस स्केटर मतलब जो बर्फ पे स्केटिंग करते हैं ना, उनकी कहानी आपने जरूर वीडियो देखे होंगे। बैलेट डांसर भी जो डांस करती है वो भी ऐसे डांस करती हैं। तो ये आप पकड़े रहिएगा, ये सब किसकी कहानी है, ये सब एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की कहानी। ये पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया बहुत तेजी से। जाने से पहले क्लास 11 फिजिक्स का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि जो ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस से झोंके हुए हैं। तो अच्छी बात क्या है, 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है बेटा, और फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए भटकना नहीं है। 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। और खुशखबरी क्या है कि मैंने इस कोर्स में एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस को ऐड कर दिया है। यानी जो क्लास 11th की बुक है, इसमें जितनी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स हैं सबका वीडियो सॉल्यूशन सुपर इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं। अगर मेहनत करने का मन कर जाए तो श्योर श्योर क्वेश्चन लगाकर आप एनसीईआरटी पे भी फोकस कर दीजिएगा, रिजल्ट आपका धांसू आ जाएगा। तो श्योर शॉर्ट रिजल्ट के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ले लीजिए। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेने के लिए अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसके स्टोर सेक्शन में जाइए और वहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, उसको लेकर अपनी पढ़ाई को सॉलिड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।